चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के ईद शो के साथ मैं हूँ शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। और आज हमारे प्रोग्राम में गेस्ट हैं वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर और आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम शैला, आपको भी ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। हम पूरे दुनिया में जिस तरीके से ईद मनाई गई, कुछ गमों के साथ, कुछ खुशी के हुँ, साथ, तो हुँ। सबको जो है हमारी तरफ से, हमारे टीवी चैनल की तरफ से मुबारक। जनाब मैं भी कहूँगी क्योंकि हमें भी मौका नहीं मिला, हमारे नाज़रीन को ईद मुबारक, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की पूरी टीम को ईद मुबारक जो इतनी मेहनत से ईद की ट्रांसमिशन को उसने तैयार किया। आसिम साहब, सबसे पहले जब हम बात ही कर रहे हैं तो ये बताइए कि अमेरिका में ख़ास तौर से आपके वॉशिंगटन में ये चाँद रात किस तरह से मनाई जाती है? ईद तक तो हम जाएँगे लेकिन चाँद रात से हम शुरू करते हैं ज़रा। तो ये जो चाँद रात है, ये किस तरीके से मनाई जाती है वहाँ पर? जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। चाँद रात हम भी जब यहाँ पर आए थे, तो हमने देखा कि कुछ लोग चाँद रात मिला करते थे, जिसमें हुँ, हज़ारों की तादाद में लोग भी आते थे और बड़ा हुँ, सोफिस्टिकेटेड होता था। उसमें हमने भी कई चाँद रात मेले किए और हुँ, उसमें मैं कंपेयरिंग वगैरह भी करता था। लेकिन हुँ, सारे वक़्त एक जैसे नहीं रहते, हाँ, लोग आते हैं, जाते हैं। चाँद रात करने का मतलब आसान नहीं होता। आपकी ईद जो है वो हुँ, जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप फैमिली को किस तरह टाइम दें कि पूरे रात, पूरा दिन जाग के जो है ईद में सो रहा होता है बंदा। लेकिन फिर हुँ, भी उन लोगों को जो है वो ख़राज तहसीन पेश करता हूँ जो चाँद रात मिला करते हैं। अपनी हुँ, कम्युनिटी को जो है वो अ, हुँ, थोड़ा-सा फन 30 रोज़ों के बाद जो है उनकी हुँ, कोशिश होती है। हमने अपने उसमें जब हम कर रहे थे चाँद रात मेला, तो यही कोशिश होती थी कि लोगों की शॉपिंग सही तरीके से हो जाए और थोड़ा बहुत हुँ, मौसीकी का भी फंक्शन हो जाए। लेकिन अब हुँ, थोड़ा-सा चेंज हमें नज़र आया है। अब हमने देखा है कि इसको लोगों ने वो बना लिया है कि जी पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया है। वो कम्युनिटी अच्छा, एंटरटेन करने के बजाय हाँ, चाहते हैं कि किसी तरीके से पैसा बनाया जाए और जो हुँ, स्टॉल वाले होते हैं उनको गलत तरीके से वो करते हैं कि जी हमारे उसमें इतने हज़ार आ जाएँगे और बेचारे जो स्टॉल लगाते हैं उनको भी कभी नुकसान पड़ता है। और अब एक चीज़ और देखी जा रही है कि कुछ ऐसे लोग जिनका इस त्योहार से, इस चाँद रात से कोई वास्ता नहीं होता, हुँ, लेकिन वो भी सिर्फ़ कारोबार के लिए ये शो करने लगे हैं और शो ही नहीं करने लगे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों को बुलाकर वहाँ हुँ, पर अवार्ड भी तक़सीम किया जाता है। जो कल लोग दूसरों को गद्दारी का तमगा दे रहे थे, वो यही हुँ, तमगा लोगों के दरमियान जो है वो वसूल कर रहे होते हैं। हुँ, बड़ी अफ़सोस की बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपने कम्युनिटी को कि वो ऐसे चाँद रात मेले को उन्होंने रिफ्यूज़ किया। टोटली हुँ। 150 150 लोग आए, जहाँ हज़ारों लोग आते थे और अच्छा जब आसिम साहब क्या बचत बाज़ार का कॉन्सेप्ट है अमेरिका में आप वॉशिंगटन में पाकिस्तान में तो बचत बाज़ार आप छोड़ ही दें कि बचत बाज़ार है भी और नहीं भी मतलब उसमें भी जो प्राइस है बड़ी हाई होती है। लेकिन मैंने अमेरिका में सुना ज़रूर है कुछ मेरी कज़िन्स वग़ैरह वो कहती है कि हाँ, इस तरह के स्टॉल्स ये चीज़ें या किसी भी मॉल में वो जो प्राइस है उनको कम कर दिया जाता है। तो क्या वॉशिंगटन में भी ऐसा ही है कि प्राइस को नहीं, कम कर दिया जाए रमज़ान के लिए या ईद के लिए कोई ख़ास स्टॉल्स लगते हों या बचत बाज़ार लगते हों? ये ज़्यादातर उन स्टेट्स में होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। यानी हुँ, आप ह्यूस्टन कह लें, डैलस ले लें, शिकागो कह लें, कैलिफ़ोर्निया में, तो वहाँ पर जो है वहाँ पे बड़े अमेरिकन स्टोर्स में भी जो है वो सेल लगती हैं, ग्रोसरी पे भी, दूसरी पे और जो पाकिस्तानी बाज़ार हैं उन पे भी लगती है। मैं हुँ, वाशिंगटन का बताऊँ, वर्जीनिया, मेरीलैंड एंड डीसी ट्राई स्टेट कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी करते थे, करते हैं, अभी भी करते हैं। कुछ जो यहाँ पे जो यंग ख़वातीन आई हैं, हुँ, उन्होंने आपने देखा होगा, मैंने भी 1-2 चीज़ें टीवी के लिए कवर की थी और अभी इस दफ़ा भी चाँद रात मेले में वो उन लोगों से पैसे नहीं लेते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, उनको स्टॉल दे देते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो उनके शादी-ब्याह में जो इवेंट के काम करते हैं, उनको भी फ्री या बहुत कम कीमत पे अपनी सर्विसेज़ देते हैं। यस, बिल्कुल यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में ऐसे अच्छे लोग पाए जाते हैं, लेकिन हुँ। को देखते-देखते लोगों ने ना फिर इसको बिज़नेस बना लिया और उस बिज़नेस ओह! में
अवार्ड की तक़सीम बिल्कुल समझ में नहीं आती कि चाँद रात को अच्छा हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीच में मैंने देखा था कि अवार्ड दिए भी जा रहे हैं, ये अवार्ड लिए भी जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कौन अवार्ड लेकर आ रहा है और किस बिना पे दिए जा रहे हैं। ये भी बड़ा अजीब-सा रहा। ये क्या मसला रहा? अगर आपको बताया जाए कि जी अवार्ड देने वाला जो है वो कौन है, हुँ, आप ले किससे रहे हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ले रहे हैं या किसी एनजीओ से ले रहे हैं जिसने हुँ। आपको परखा है, आया है कि जनाब आपने इतनी कम्युनिटी की खिदमत की है, आपने भूखों को खाना खिलाना कोई खिदमत नहीं होती। ये हुँ, लोगों को समझ में आना चाहिए, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। हुँ, मुझे हैरत होती है कि आप ऐसे गलत लोगों को जो है वो लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं जिनका माज़ी में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की हो। लेकिन वो हुँ, अवार्ड ले लेते हैं, चाहे वो सहाफ़त में हो, चाहे वो मुझे अगर कोई बुलाए कि जी मैं कि आपको हम अवार्ड दे रहे हैं, तो मैं पूछूँगा आप हैं कौन? नंबर हुँ, 1 और फिर हुँ, अगर आप मुझे दे रहे हैं, तो कम से हुँ, कम मुझे बताएँ कि मैंने क्या किया, मुझे तो पता होना चाहिए ना। अवार्ड हुँ, लेने वाले को ही नहीं पता कि उसने किया क्या है। जी हाँ, ऐलान होता है जी कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए अवार्ड एबीसी को दिया जा रहा है। लोगों ने तालियाँ पीटी, उन्होंने अवार्ड लिया, चले गए। हुँ, यार ये क्या है? मतलब सही। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब आप गलत रीत कायम कर रहे हैं। जो बंदे डिज़र्व करते हैं, जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी मेहनत करके गए हैं, हुँ, उनको आप बुलाएँ, उनको आप अवार्ड दें कि चले भई वो हमारे पाकिस्तानी सही। एक इमेज है। ले हुँ, उन बच्चों को अवार्ड दें जिन्होंने टॉप किए हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन हम तो पता नहीं किस चक्कर में बुड्ढे हो गए हैं, लेकिन अवार्ड के चक्कर में स्टेज पे ज़रूर खड़े होंगे। ठीक है। शर्म आनी अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे कि मैं बार-बार आपसे अमेरिका अमेरिका के बारे में पूछ रही हूँ। ये चाँद रात को क्या मेहंदी और चूड़ी इसका क्या सीन होता है? मतलब अगर आपकी जैसे फैमिली है, अगर आपको जाना हो कि भई मुझे मेहंदी भी लगवानी है, बच्चियों को भी लगवानी होती है फैमिली को, तो इसके लिए खास स्टॉल है या घर पे बुला लेते हैं खवातीन को या कोई ऐसा सिस्टम है वहाँ पर? कि जी जैसे तरह दे पाकिस्तान में होता है? देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका जो इन दिनों में जो है वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना जानती हैं। तो जो बड़े हाँ, लोग हैं वो 1 दिन रख लेते हैं ईद से 1 दिन पहले या चाँद रात को वो बुला लेते हैं, सुबह बुला ठीक लेते है। हैं। फिर इसी हाँ। तरीके से जो छोटे-छोटे मॉल हैं मॉल बोल रहा हुँ, हूँ, छोटे-छोटे बाज़ार टाइप के बाज़ार टाइप के जो लगते हैं, उसमें हुँ, ये ख़वातीन बैठी होती हैं। और लोग हुँ, वहाँ पे $10, $5, $15 के पे मेहंदी लगाते हैं। हुँ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हुँ, इन ख़वातीन को बहुत कम पैसे लेते हैं ताकि ये भी कुछ हुँ। पैसे कमा सकें 1 दिन के अंदर। सही, ठीक है, ठीक है। मगर मैं पाकिस्तान की आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में बड़ा मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब-सा भी लगा। वैसे तो ख़वातीन लगाती हैं, अभी आपने कहा कि ख़वातीन लगाती हैं। पाकिस्तान में पेशावर में तो आपको पता है पेशावर तो बड़ा पर्दा वहाँ पर है, बड़ा सख्ती वहाँ पर है। तो वहाँ पर एक 16 साल है मोहम्मद हन्नान, बच्चा लड़का ही है, वो मेहंदी आर्टिस्ट है। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि वो मेहंदी आर्टिस्ट है तो कोई इसे लगवाने नहीं आएगा, लेकिन भई उसके रेट भी बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने अपनी वालिदा के साथ सैलून खोला है, सैलून के साथ उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेहंदी लगा लें और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने मेहंदी कहाँ से सीखी? कहने लगा मैं टैटू बनाता था पहले और टैटू बनाने के साथ-साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मेहंदी लगा ली जाए, ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, तो मैं अपनी वालिदा के साथ ये काम भी करता हूँ। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है कि खवातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ उनसे मेहंदी लगवाने आती हैं। चार्जेज़ भी बड़े ज़्यादा हैं भई, ₹500 से शुरू करते देखिए हैं, हज़ार ये तक टैलेंट जाते है। हैं। ये एक टैलेंट है, ये एक स्किल हाँ, है और ये हुँ, मर्दों में भी हो सकती है, औरतों में भी हो सकती है। तो हुँ, बहुत अच्छी बात है, हमारे ख़ानदान में कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि एक हाथ हुँ, से अपने हाथ फिर इस हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ में लगाती हैं। तो ये एक हाँ, टैलेंट है। कुछ लोग हाँ, इसको थोड़ा-सा पैसे कमाने के लिए भी बिल्कुल उनका राइट है। मैं समझता हूँ हुँ, अगर उनके पास हुँ, कोई टैलेंट है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। लेकिन हुँ, मैंने अभी यहाँ अमेरिका में नहीं देखा है। अच्छा ये बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त लाज़िमत है हालात भी सही नहीं हैं और हुँ, इकॉनमी भी इतनी खराब हो चुकी है। तो हुँ, हमने इस दफ़ा देखा कि शोर-शराबा तो है, हुँ। बाज़ारों में रश तो है, लेकिन दुकानदार कहते हैं रश तो बहुत है लेकिन शायद इतनी खरीदारी नहीं हुई। क्या कहेंगी इस दफ़ा चाँद रात मेले में? इस आपने दफ़ा जो बिज़नेस हुआ है, मैं सिर्फ़ कराची की ही बात अगर मैं करूँ तो सिर्फ़ 40% पब्लिक जो है उसने जो कराचीइट्स हैं उन्होंने 40% शॉपिंग की है। बाकी 60% नहीं कर सके हैं। उसकी वजह वो इन्फ्लेशन है, वो महँगाई है।
उसके बाद कुछ लोगों का ये ख्याल भी था कि पता नहीं आगे हालात किस तरीके से खराब हों या मज़ीद हों, तो एक अनसर्टेनिटी जो है वो भी बड़ी उनको वो भी काउंट करती है। तो वो चाह रहे थे कि नहीं जी पैसे को जितना हम सेव कर सकें, बच्चों की करा दी, खुद थोड़ी बहुत कर दी, लेकिन हाँ, असर पड़ा है। जो बाज़ार रात गए तक खुले रहते थे, 3-3 4-4 बजे तक खुले रहते थे, वो नहीं खुले, वो कोई 2 बजे बंद हुआ, कोई 1:30 बजे। हद तो ये है कि जो चाँद रात थी, जो मेन चाँद रात होती है, वो तकरीबन 4 से 5 बजे तक बाज़ार सारे खुले होते हैं। मेरा एक विज़िट था छोटा-सा मैंने सोचा था कि कुछ चीज़ें वो मैं चाँद रात पे खरीद लूँगी और देर ज़ाहिर है घर के कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन हम जब 2:30 बजे बाज़ार गए हैं, जब हम मार्केट गए हैं, तो 3 बजे के करीब तमाम चीज़ें बंद होना शुरू हो गई थी और साढ़े 3 बजे तक तमाम सैलून्स जो थे वो भी बंद हो गए थे, जो सुबह 5 बजे तक खुले होते हैं। तो इस दफ़ा असर बहुत ज़्यादा था, लोग डरे हुए भी हैं और लोगों के पास अब जेब इतनी इजाज़त भी नहीं देती। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ हालात अनसर्टेनिटी जो है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है और डॉलर कितना आगे जाएगा, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत कम शॉपिंग की गई, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं की गई। अच्छा अ, शायद एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, इस दफ़ा कराची वालों ने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया, जिसमें हुँ, मुख्तलिफ एनजीओज़ के लोग थे। उन्होंने जो ये गैर मुकामी फ़कीर हुँ, आते थे, जो हुँ, कि लाखों की तादाद में दूसरे सूबों से सिर्फ़ भीख माँगने आते थे। हुँ, और हुँ, भीख जो है वो एक्चुअली उनको नहीं जाती थी बल्कि उनके ठेकेदारों को जाती है। और जो हुँ, पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर जो हुकूमती उस पे लोग बैठे होते हैं, वो हुँ, उनको पकड़ने के बजाय कहीं न कहीं उनको सपोर्ट भी देते थे क्योंकि वो रिश्वत का बाज़ार बड़ा गर्म था। लेकिन कराची के लोगों ने इस दफ़ा खुद से फैसला किया कि हमने इनको पैसे नहीं दिए। ये इसमें बिल्कुल। कितने कामयाब हुए हैं? हाँ, इसमें ये हुआ है कि कुछ अपील्स भी की गई थी। सबसे ज़्यादा बड़ी जो जेडीसी ने की थी उनके जो ज़फ़र साहब है उन्होंने की थी। उन्होंने तो बाकायदा कुछ लोगों को दिखाया था कि ये जो है ये 15,000 रुपए हफ़्ते के कमा लेते हैं। किसी ने कहा कि 15,000 रुपए रोज़ के कमाते हैं। फिर उन्होंने एक बच्चे के साथ एक साहब को दिखाया कि जी ये देखिए ये कमाते हैं। उन्होंने बताया कि जी मैं 40,000 कमाता हूँ, किसी ने कहा 50,000 कमाता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो है ये एक तरह का बिज़नेस है इनका। ट्रेनें भर-भर के कराची आ जाती हैं और आपको वो कहने लगे कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं खाना नहीं खा सकता। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ अगर आप स्ट्रीट फूड के लिए जाते हैं, आप किसी भी जगह जाते हैं, आप वहाँ खाना नहीं खा सकते, आप अपना वॉलेट नहीं निकाल सकते। अगर आप किसी जगह कोई सामान ग्रोसरी भी लेते हैं जो कि मेन रोड पर होती है, वहाँ पर आप अपना पर्स निकालते हैं के साथ ही इतने सारे लोग आते हैं और जब तक आप उन्हें कुछ दे के जान मतलब कराची में मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भीख दे रहा है इन बेगर्स को तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए दे रहा है। वो ये नहीं दे रहा कि जी मैं दे रहा हूँ तो मुझे सवाब मिलेगा, मैं जन्नत में जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कि किसी तरह ये हमारी जान छोड़े तो हम कोई आगे कोई शॉपिंग कर सकें, कोई सामान ले सकें। तो ये हालत थी। तो इस दफ़ा जो अपील की गई वो यही थी और इस दफ़ा अपील भी काम इसलिए भी आई कि लोगों ने राशन बहुत दिया है, ग्रोसरी बहुत दी है। लोगों ने वो पैसा रखा और उसके बाद ग्रोसरीज़ दी हैं। हम लोगों ने भी दी और लोगों ने भी दी और आप यासीन साहब यकीन नहीं करेंगे, इतने अच्छे-अच्छे लोगों ने वो ग्रोसरीज़ ली हैं। हम अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि ऐसे अफ़राद भी ले सकते हैं, उनके हालात भी ख़राब हो सकते हैं क्योंकि महँगाई जो है वो डबल हुई है। आप ये बिलीव करेंगे कि मैं अपनी अम्मा का एक कलर हेयर डाई लेकर आती हूँ, तकरीबन 1800 का है और जब मैं दूसरे महीने गई हूँ क्योंकि हर महीने ज़रूरत पड़ती है, जब मैं दूसरे महीने अम्मा का लेने गई हूँ, तो वो 2600 का था। 18 से जंप किया उसने 2600 पर। आप बिलीव नहीं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉस्मेटिक्स है, चीज़ें जो रोज़ की आप इस्तेमाल की नहीं है। लेकिन अगर आप जाएँगे दूध, दही, अंडे तो रोज़ के रेट हैं। आज क्या रेट है ये पूछना पड़ता है। गोल्ड के रेट हुआ करते थे अगर आपको याद हो कि जी आज गोल्ड का रेट क्या है, लेकिन अब अंडों के भी रेट हैं, अब दूध के भी हैं, दही के भी हैं, ब्रेड के भी हैं। तो रोज़ की जो इस्तेमाल की चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, घर में नाश्ता हो जाता है, घर में वैसे भी रखी रहती हैं चीज़ें, उसका आप आलम अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे। चलिए ये तो हमने पाकिस्तान की बात कर दी। आपकी महँगाई चल रही है या आपके यहाँ कुछ सुकून है अभी? क्या चीज़ चल रही है? मैंने कहा आपके यहाँ महँगाई है या आपके यहाँ ज़रा सुकून है? महँगाई यहाँ पर हुई है अच्छा, लेकिन जिनके अगर 6 बच्चे हैं, उनके लिए हाँ, $1000 का महँगाई पर मंथ बढ़ गई है। मतलब वो अच्छा। ग्रोसरी वग़ैरह काफ़ी महँगी हो गई है, लेकिन अगर किसी का 1-2 बच्चे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन हुँ, हम उसको कभी भी कंपेयर नहीं करते पाकिस्तान के साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें तो अमेरिकन डॉलर के हिसाब से मिलती हैं और कुछ हुँ, चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो हुँ, उसको आप कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये बताएँ कि हुँ, हम जो वहाँ पर
आजकल एक सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, हुँ, डर खौफ बहुत है। जो हमने देखा कि बहुत सारे पुलिस के बयानात भी आए कि जी वो जो फ़ोन छीनने वाले हैं या जो गन हुँ, दिखा के उस पे किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं हुई है। सिंध हुँ, गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अब इस मामले में जो है बयानात तो हुँ, यही आते हैं, उनके पुलिस चीफ के भी बयानात यही आते हैं कि जी आप जहाँ देखें वो ये कर दें, कोई ये करें तो वो कर दें। लेकिन हमने फील्ड में देखा रोज़ाना सोशल मीडिया पे हज़ारों ऐसी वो होती हैं जिसमें लोग छिनते हैं, लोग मरते हैं। अभी एक हुँ, प्रोग्राम में मैंने देखा कि 1 महीने के अंदर 34 लोग सिर्फ़ फ़ोन छीनने के वजह से डाकुओं ने मार दिए हैं। हुँ, बड़ा अफ़सोस हुआ कि सिंध गवर्नमेंट अगर कहाँ पर है, या तो जो रेंजर्स है वहाँ पर, रेंजर्स भी अपना कोई काम ऐसा नज़र नहीं आता, उनका काम क्या है? तो हुँ, खड़े रहना, वो कहते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं है पकड़ने का। हमें हुँ, मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई छीन कर भाग रहा है और पीछे से रेंजर्स गई है, कितने हुँ, किस्से हो जाते हैं उसमें। हाँ, शायद उनका अपना कोई बंदा इस तरह में इन्वॉल्व हो तो वो शायद एक्शन ले लें, लेकिन अवाम के लिए ये ना ये पुलिस और ना ही ये रेंजर्स जो है, वो हुँ, इस तरह नज़र नहीं आती है। दिन-रात स्पेशली बड़े शहरों में लोग जो हैं वो लुटते हैं। लाहौर में मैंने देखा कि हमारा एक दोस्त कह रहा था हम तो डैशबोर्ड पे फ़ोन रख के घूमते हैं, हमारे को तो कोई लूटने वाला नहीं है। तो फिर मैं तो सलाम करने को दिल चाहा कि लाहौर हुँ, में तुम लोग अज़ीम हो कि तुम्हारे हुँ, पास जो पुलिस है वो भी तुम्हारी है। अ, हुँ, तो हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हुँ। हम लोग तो क्या कहेंगे इसमें कि वाक़ई नहीं, ऐसा बिल्कुल है। सही कहा आपने। ये मेरे ख़्याल में सबसे पहले एमक्यूएम ने ये च कि इस तरह का मतलब ये केस इस तरह से उठाया था कि भई यहाँ की इलाकाई होनी चाहिए और उसके बाद फिर वो आपने देखा कि सियासतों पे चीज़ें और मसाइल, लेकिन ये मसला था। लेकिन चलिए अगर ये मसला ना भी हो एक पुलिस जो है वो एक न्यूट्रल हो और चीज़ें इसी तरह से मैनेज होती रहें, लेकिन मसला ये है कि टसोरी साहब कहते हैं जो हमारे गवर्नर हैं कि मुझे इजाज़त दी जाए, मेरे हाथ-पाँव ना बाँधे जाएँ, मुझे यहाँ का जो आईजी है वो दिया जाए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन छीनता है, कौन स्नैच करता है। भई अगर इतना कुछ है तो अभी भी आपको इजाज़त की ज़रूरत है, क्या वो कोई स्नैच नहीं करेगा, वो चीज़ें नहीं करेगा। अब यहाँ जो आता है ना वो अपनी एक शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, गवर्नर साहब आए उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, वो रोज़ इफ्तार करा रहे हैं, वो रोज़ मेहंदी लगवा रहे हैं, वो रोज़ बुफ़े करा रहे हैं, वो रोज़ जी एक बेल लगा दी है मैंने पुराने इमरान खान तो क्या कहेंगे कि मदीना की रियासत वो बना रहे हैं मदीना की रियासत, उन्होंने एक बेल लगा दी है कि जी 12 बजे के बाद जिसको इंसाफ ना मिले वो मैं मेरे पास आ जाए। अब इस तरह की चीज़ों से अवाम के मसाइल हल नहीं होते, आपकी पब्लिसिटी तो हो जाती है। मेरे ख्याल में चाँद रात से पहले चाँद रात तो को आप कोई मोबाइल लेके नहीं घूम नहीं सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और उस पे सितम ये है कि अगर आपने ज़रा-सी भी जुम्बिश की, अगर आपने ज़रा-सा भी कोई किया या उनको शक हो गया, तो वो स्ट्रेट फायर करके जाते हैं, यानी बंदे को मार जाते हैं। 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जिनको सेंस नहीं होता, जो झगड़ते नहीं हैं, वो ज़्यादा मारे जाते हैं और उससे भी मज़े की बात ये है, सीसीटीवी कैमरे में शक्लें नज़र आ रही हैं वाज़ेह। उसके बाद आप क्या कहेंगे आसिम साहब? कि अगर आपको सीसीटीवी कैमरे में शक्लें नज़र आ रही हैं, डकैती हुई है, नज़र आ रही है, चेहरे बड़े मुतमईन हैं। चाहे आप एटीएम मशीन के वहाँ पर आप देख लें, वहाँ पर भी आपको मिलेगी तस्वीरें, सब कुछ नज़र आता है। कोई नहीं पकड़ता। मुझे तो आज तक कभी मैंने नहीं देखा है, मैंने सुना नहीं कराची में रहते हुए। रेंजर्स तो छोड़िए, पुलिस भी छोड़िए कि भई पुलिस वालों ने हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुश्तइल होके किसी डाकू को पकड़ लिया, मुश्तइल होके उसको मारा-पीटा, फौरन पुलिस की गाड़ी आएगी, उनको बचाएगी और ये कहेगी कि नहीं जी अपने हाथ में मत लें। कानून अपने हाथ में नहीं ले और उनको बचा के ले जाएगी। मैंने नहीं देखिए, देखा। हाँ, बिल्कुल अब ये होने लगा है कि वो डाकुओं को मार देते हैं, फायर कर देते हैं, कुछ लोगों के पास अपना वेपन है, तो वो मार भी देते हैं। तो मेरे नहीं, ख्याल में अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ब्राज़ील में कहा गया है कि आप अगर अगर आपकी गाड़ी को कोई रोकता है, डकैती करता है, बाइक है, गाड़ी है, आप उसे रोनते हुए चले जाएँ। वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, किस हद तक दुरुस्त है, ये भी कन्फर्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहती हूँ अगर ये किसी ब्राज़ील ने ही कर दिया है, तो मैं कहती हूँ कराची में भी कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में एक वक़्त आएगा आसिम साहब, देखिए लोग ये खुद करेंगे। ये वो हुक्मरान करते हैं जिन्हें अपनी आवाम से मोहब्बत होती है। हुँ, कसूरी जैसे लोगों को शर्मिंदा ताबीर हैं, ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन आप वज़ीर आला बने हुए हैं, कहीं आप हुँ, एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं, कहीं आप कुछ बने हुए हैं, लेकिन इख्तियारात आपके पास नहीं है। यही हुँ, एमक्यूएम का मुसीबत थी कि भाई हुँ, हमारे पास इख्तियार, अबे इख्तियार नहीं है तुम लोगों के पास तो जान छोड़ दो इसकी। बोलो कि हमें इख्तियार नहीं है, हम नहीं कर सकते ये जॉब। हुँ, लेकिन ये इतने बेशर्म, बेगैरत लोग हैं कि यही लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इन्हीं के हुँ, राइट और लेफ्ट वाले तमाम ज़रिया वो बनते हैं। हुँ, ये बात मैंने कई दफ़ा सुनी है कि जैसे ही आप पुलिस किसी को पकड़ते हैं, पुलिस फ़ौरन आ जाती है। हुँ, लेकिन पकड़ने के बाद जो है सीसीटीवी पे किसी को ये छोड़ें आप, सब कुछ छोड़ें।
एक बंदा कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी को रेप किया है। पुलिस ने उसको पकड़ा है, मेडिकल हुआ है, साबित हो गया उसने रेप किया। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं यहाँ सुमोटो नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी जो है ना वो महफूज है अपने घर में। चीफ जस्टिस साहब को अपना घराना जो है ना बड़ा महफूज रखता है वजीर आजम साहब, क्योंकि अपने घर में महफूज हैं। वहां पे किसी की बच्ची रेप हो जाती है, वहां पे सुमोटो नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेगैरत हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें आई हैं वो बेगैरतों की हुकूमतें आई हैं। आज तक अवाम की भलाई के लिए डायरेक्ट किसी ने कुछ नहीं किया। हम बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। हम जो है डिफेंस पे बोलते हैं कि जी आप ये कर लें, ये कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। हमारे पास हम डिफेंस के लोग आके बोलते हैं कि जी आप मुसलमान बने, आप पाकिस्तानी बने। ओ भाई, आप भी तो चौकीदार हो, आप भी तो इन लोगों से जान छुड़ाओ, शहरी को, जो कि आपको टैक्स देते हैं। कराची नहीं, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों का यह हाल है कि लूट मार हुक्मरानों ने मचाई हुई है, लूट मार कानून नाफिज करने वालों ने मचाई हुई है। इनके घरों में पानी आता है, इनके घरों की बिजली नहीं जाती है। ये खुशहाल हैं, बड़ी ऊंची-ऊंची दीवारों में रहते हैं, लेकिन आपने 20 करोड़ 19 करोड़ की अवाम को जो है धकेला हुआ है। उनसे जाके भत्ता लेते हैं, सुबह शाम को जो है अपने घर में पार्टियां करते हैं। ये पाकिस्तान का मुकद्दर बन गया है, और मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरीके से ये मुकद्दर बना हुआ है, अगले 10-20 क्या 50 साल भी ये ऐसे ही रहेंगे। भीख मांगते रहेंगे दुनिया से, अपना गुजारा करते रहेंगे। इनको शर्म नहीं आती कि एक एटमी पावर रखने वाला मुल्क, जिसे लोग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी लिस्ट में रखते हैं कि यार ऐसा ना हो कि ये मुल्क ये पावर किसी के हाथ में चले, इनको थोड़ा पैसे दे दो, इनको थोड़ा भीख दे दो, ताकि ये खाना खाते रहे, ऐसा ना ये दुनिया ही को तबाह कर दे। तो एक दिन आएगा वो कि दुनिया आपसे कहेगी जनाब सलाम अलैकुम, आप इधर आ जाइए जरा। आसिम साहब, मतलब क्या किस तरीके से देखिए ना, अभी आपने जिस तरह से कहा कि पावर है, चीजें हैं, आप मतलब उन तमाम अब जो आपको एक ओहदा मिला हुआ उसको एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती तो आप कहते हैं कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। एक छोटी सी अभी मेरे ख्याल में अभी आपने ट्वीट भी पढ़ी होगी, जरदारी साहब की ट्वीट किए इन्होंने कि जी मैं अपने बिलावल को देखना चाहता हूँ वजीर आजम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, लेकिन बिलावल नहीं मान रहे। ठीक है जी, हो सकता है नहीं मान रहे, लेकिन बड़े मजे की उन्होंने बात की कि हम इस हुकूमत में नहीं है। बेटा उनका वजीर खारजा है, बाकी उनके वज़रा भी हैं और 3-4 और भी उनके वज़रा हैं। वो कहते हैं हम इस हुकूमत में नहीं है, हम जब हुकूमत में आएँगे, तो फिर हम ये करेंगे और वो करेंगे, मुल्क खुशहाल हो जाएगा, लेकिन हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अब लोग बेवकूफ़ हैं, ये बेवकूफ़ समझते हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। देखिए आप उस पीपल, हुकूमत में भी हैं, हुकूमत के को एन्जॉय भी कर रहे हैं, बेटा आपका इस हुकूमत में है। अभी आप अगर इस हुकूमत से निकल जाएँ, तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, आप वो भी नहीं निकल रहे। उससे भी मज़े की बात, हम हड़ताल करेंगे, हम स्ट्राइक पे जाएँगे, हम एहतजाज करेंगे, भाई किस लिए करेंगे? मुल्क में इलेक्शन जो है वो एक साथ होने चाहिए, कौमी और सूबाई। तो भाई हुकूमत तो आपकी, आप अपने जो इमरान खान से आप कहते थे, वही हम अगर हम आपसे कहें या अवाम कहे कि भाई आप अपनी जो असेंबली है वो तोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई। मतलब एहतजाज किसके लिए कर रहे हैं? इमरान खान से कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं या शहबाज शरीफ से कर रहे हैं एहतजाज आप? किस चीज़ से कर रहे हैं एहतजाज? मेरी तो समझ में नहीं आई कि वो एहतजाज और फिर वो मौखर भी हो गया, कि जी वो मौखर कर देते हम नहीं कर रहे, हम अभी सब्र का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। भाई किसके सामने आप एहतजाज कर रहे हैं? कि आप नेशनल और सूबाई असेंबली जो है एक साथ हो जाए, तो भाई नेशनल सूबाई हो जाएँगी, आप अपनी हुकूमत को तोड़ें, असेंबली को तोड़ें, बात खत्म हो गई। अब आपको कुछ सर पैर नज़र आता है ज़रदारी साहब का? या हर कोई ऐसा है? देखें आपका इख्तियार पाकिस्तान में नहीं है, सिंध में तो है ना। हुँ। जहाँ पर सिंध में आप क्या हो रहा है? जहाँ पर सिंध आप में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो हुँ, कराची दुनिया का छठा 7वां बड़ा शहर है। वहाँ पे हुँ, तो आपके इख्तियारात है ना। वहाँ हुँ। पे क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ़ उनसे ये कुछ पूछें, कुछ भी नहीं। आपकी पुलिस आपने एक जाहिलों का जमकट्टा जमा किया हुआ है, जिसमें सिर्फ़ 10% ऐसे पुलिस वाले होंगे, जो कि अच्छे होंगे, मेरिट पर आए हुए होंगे और वही काम हुँ, कर रहे हैं। बाकी हुँ, आपने पैसे लेके आपने टीचरों से लेकर जितने डिपार्टमेंट जो सिंध के हैं, वहाँ पे किस तरह भर्ती किए, ज़रा जाएँ और आईने में अपनी शक्ल देखें, फिर आपको हुँ, अंदाज़ा हो जाएगा। आपने पाकिस्तान छोड़ें, वहाँ आपके पास इख्तियारात नहीं है, आपके पास सिंध के इख्तियारात हैं। किसने मना किया आपको? आप कोई एक इलाका ऐसा बता दें, सवाए अस्करी के और डीएचए के, कैंट के, कि जहाँ पर रात को बंदा निकले और वापस सही सलामत घर आ जाए। कोई हुँ, एक इलाका बता दें। जब क्योंकि आपके सारे भत्ते आपसे वहाँ चल रहे होते हैं, सब कुछ बिल्कुल। आपको
पता होता है आपके आंखों के सामने। और आप ये देखें ना कि बिलावल भुट्टो अमेरिका आते हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी वो हमारा पीपल्स स्टेडियम कब्जा किया हुआ फौजियों ने, हम उनसे वो नहीं छुड़ा पा रहे। तो आपके पास इख्तियार नहीं है, इसका मतलब है फौज जो है वो कराची चला रही है। तो आप बोलो ना कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, ये हम रिजाइन देते हैं, हम अलग हो रहे हैं। आपकी अवाम चाहे आप चले जाएं लंदन या अमेरिका, लेकिन कम से कम अवाम को सही तो बताएं। जो एमक्यूएम वो है, तीनों एमक्यूएम जो है वो डायरेक्शन कहीं और से ले रही है, अवाम को उल्लू बना रही है कि जी हम अब तो रिजाइन कर देंगे, हमने हुकूमत से अलग हो गए। और ड्रामेबाजी बंद करो यार। मतलब अपनी कौम को जितना तुम लोगों ने उल्लू बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया। लेकिन नहीं जी, हम हर आदमी जो इवन जो इंटीरियर सिंध का सिंधी भी है ना, अच्छा ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटीरियर सिंध क्या होता है। ओ भाई आप ही ने तो हमें सिखाया है इंटीरियर सिंध क्या होता है। हमने तो बचपन से ये सीखते आ रहे हैं कि इंटीरियर सिंध वाले बड़े गरीब होते हैं। अब वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी तो हमारी भी दुश्मन है। सर तो कोटा सिस्टम क्यों रखा था? इंटीरियर सिंध नहीं था तो फिर आपने कोटा सिस्टम क्यों रखा? नहीं ये इंटीरियर सिस्टम नहीं है तो फिर कोटा भी तो रखा हुआ है आपने। नहीं, ये वाली बातें नहीं क्या करें, बहुत बुरी लगती है उनको, उनके दिल पे जाके लगती है बातें। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ एक निजाम होना चाहिए इस वक्त, आज के दौर में। ठीक है पाकिस्तान बना था, कोटा सिस्टम रखा, सबने आपको पढ़ा लिया। अब सिर्फ जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, पुलिस की हैं, एविएशन की हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनका सिर्फ मेरिट पे एग्जाम होना चाहिए, मेरिट पे रिजल्ट आना चाहिए। और मेरिट सब गलत है। मेरिट किस तरह से? वो एक चीज, एक जो जॉब है, एक सीट बिकती है, पैसा जाता है। अब आपको पता है कहाँ जाता है? मैं अगर रेट बता दूं यहाँ पर तो फिर मसला होगा कि जी जज की जगह बिकती है, पुलिस बिक रही है, चीजें होती है। हमारे पास एक मालिया है, मेरे ऑफिस में एक पहले जिस जगह काम करती थी वहां पर एक मालिया है, रो रहा था ज़ारों कतार, और वो ये कह रहा था कि मुझे आप 3 लाख रुपए दे दीजिए। भाई वहां पे 3 लाख कौन जमा करके देगा? भाई 3 लाख किस लिए चाहिए कि जी माली की जो जॉब है वो 3 लाख क्यों मुझे मिल रही है? मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं 3 लाख नहीं कर सकता। ये तो अपने कोटा सिस्टम में जो कोटा है उसको भी बेच रहे हैं। मतलब वो बंदा जो है उसका जो कोटा बनता है, कोटा सिस्टम का ही है ना भाई। इंटीरियर का बंदा अगर आके रो रहा है कि मुझे 3 लाख दे दो, मैं अपनी जॉब खरीदना चाह रहा हूँ, तो 3 लाख में जॉब वो खरीदेगा, वो भी माली की नौकरी। तो माली की नौकरी की रेट 3 लाख है और आप आगे जाते जाइए आप। तो फिर अच्छा, जब वो कोटा सिस्टम इसलिए हो गया ना अब तो। एक और के अभी मैंने सुना कि सिंध के अंदर या कराची के अंदर कि जी आप गन रख के नहीं चल सकते। मतलब आप अपनी लाइसेंस याफ्ता गन अपनी प्रोटेक्शन के लिए रख के नहीं चल सकते। नहीं चल लेकिन सकते। डाकू जो हैं, जो हाँ, स्नेचर्स हैं, वो हाँ। आपको लूटते भी रहें और कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये पता कब हुआ था? जब 2-4 लड़कों ने जब डाकुओं को मारना शुरू किया तो उसके फौरन बाद ये चीज आ गई थी। उन्होंने मतलब घरों से फायरिंग की है डाकुओं को भगाने के लिए, उसका उनका जो हमला था नाकाम करने के लिए। जब घरों से फायरिंग हुई है, बहुत से लड़कों ने अपने पास रखी हुई थी, गाड़ियों से जब फायरिंग हुई है, उसके फौरन बाद ये आ गया कि जी अब आप जो अपनी कोई भी गन जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे। भाई तो फिर सेफ्टी कैसे हो? पुलिस हमें नहीं करेगी, रेंजर्स हमें नहीं करेगी, घर में डाकू आ जाए तो आप नहीं पहुंचोगे, 15 का फोन नहीं उठाया जाएगा, तो फिर जो घर में गन है उससे भी इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ डाकू कर सकते हैं, और डाकू को अगर आप मारेंगे, जलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो फौरन पुलिस किसी नाके पे खड़ी, पता नहीं कौन उनको इत्तला देता है, वो बचा के ले जाते हैं। उसके बाद उसको आप ना फांसी चढ़ते देखते हैं, ना आपने कभी अखबार या टीवी में सुना होगा कि जी फला जगह से। आपको हैरत होगी कि मेरे घर के करीब राउंड अबाउट है और वहां पर इतना रश होता है। राउंड अबाउट पे क्योंकि सिग्नल था, वहां पर सब लोग खड़े हुए थे। 3 से 4 आदमी वहां बाइक से उतरे, उन्होंने सबको खड़ा किया और सबको खड़े में से गाड़ी, बाइक और तमाम से पैसे भी लिए, बाइक भी ली। ये मैं राउंड अबाउट की बता रही हूँ जिसपे चारों तरफ गाड़ियां थी, और किसी में उन 4 लोगों के पास जो गन थी, किसी में हिम्मत नहीं हुई और ना ही कोई पुलिस और कोई रेंजर्स आई। ये राउंड अबाउट का बता रही हूँ मैं आपको। ये मैं अकेली गली सन्नाटे वाली गली की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे। मैंने कुछ फुटेजेस ऐसी देखी कि मेरी रूह कांप गई कि पूरा का पूरा होटल 5 आदमियों ने लूट लिया। मतलब लोगों हर मेज पर गए, उनसे फोन छीना, उनसे वॉलेट छीना और कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं और वो बड़े आराम से चले गए। मैं आपको बता दूं कि इनके पीछे 100% गवर्नमेंट के हाथ होते हैं। इनके पीछे पुलिस के हाथ होते हैं। ये डकैत बाकायदा थानों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए देते हैं और ये पूरा एक सिस्टम पाकिस्तान का हिस्सा चलता है। अगर आप अपनी आवाम के लिए ज़र्रा बराबर भी रहम रखते हो ना, तो आप अपनी आवाम को लाइसेंस याफ्ता एक शख्स जो है वो 2 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, एक बंदा 27 करोड़ रुपए टैक्स देता है।
और लानत है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग उसको लाइसेंस याफ्ता असला उसके साथ नहीं रख सकते। और एक शख्स डकैत है, चोर है, वो जन्नाटे से पूरी जगहों पे घूमता रहता है, वो असला भी रखता है, वो चोरी भी करता है, वो डकैती भी करता है, लेकिन आप तुम उसको सजा नहीं देते। तो ये सिर्फ लूट मार की हुकूमत है। पाकिस्तान जो है वो कीनिया बनने नहीं जाना, कीनिया से भी बदतर होता जा रहा पता है क्यों बदतर हो रहा है? है। बदतर क्यों हो रहा है? यहाँ पर हो वोट रहा है। वोट की इज्जत देने वाले तो सिस्टम खत्म हो गया। अब अगर कोई भी सियासतदान अवाम में जाए और अवाम उसे चुने, तो कोई अवाम में जाए भी और अवाम के लिए काम ही करे। लेकिन अगर कोई और जहाँ पर आपको पता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही आपको आपको सीट देती है, वज़ीर आज़म बनाती है और वही आपको उतारती है और वही अदम एतमाद लाती है। अगर तो ये सिलसिला है, तो फिर सियासतदान भी ठीक है। वो क्यों जाए अवाम के पास, वो क्यों हॉस्पिटल्स बनाए, वो क्यों गैस दें, वो क्यों बिजली दें, वो क्यों आपको सस्ती कोई चीज दें। जब आपसे सरोकार ही नहीं है, जब आपके पास जाना ही नहीं है, तो भाई जिनको खुश करना है, अगर आवाम का वोट चाहिए हो तो फिर आवाम को खुश करना हो, कहीं और से बैठना है तो फिर कहीं और से खुश कर लें। सिंपल सी चीज है पाकिस्तान में। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी कि कहीं और से आपको बुलावा आता है, कोई और आपको हटा के चला जाता है और हटा के गिरा के चला जाता है हुकूमत है, कहीं और खरीदो फरोख्त हो जाती। कश्मीर में आपने देखी होगी किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया। ये खरीदो फरोख्त का भी सिलसिला खत्म हो जाए तो भी बहुत बेहतर है, लेकिन ये भी नहीं होता तो फिर अवाम में जाने का तो नहीं है ना। अवाम में वो जाएंगे आसिम साहब जो अवाम के वोटों से आएंगे, उनको डर होगा कि हम अगले इलेक्शन में हमें कोई वोट नहीं देगा। लेकिन अगर कोई और बिठाता है तो फिर कोई और की जी हुजूरी चलेगी या और किसी की तो नहीं चलेगी। चलिए ये बताइए कि आपके यहाँ ईदी का कुछ सिस्टम होता है? ईदी वगैरह देते हैं या नहीं? बिल्कुल, ईदी बस फैमिली के जो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स होते हैं, हुँ, उनको ईदी देते हैं, जो दोस्तों के घर है, उनको कभी गिफ्ट वगैरह दे दिया जाता है। अच्छा, लेकिन ईदी का सिस्टम तो मैंने तो अभी तक खत्म नहीं किया। अच्छा। मैं बाकायदा से अच्छा, नॉन मुस्लिम का क्या रिएक्शन होता है? जो नॉन नॉन मुस्लिम होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? मतलब वो आपके घरों ईद के दिन जैसे क्रिसमस मनाते हैं, ऐसे वो नॉन मुस्लिम आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो वो आते हैं कुछ जैसे कि डिनर या लंच इस तरह का होता है? अच्छा, ऑफिसेज़ क्या होता है कि आपको 1 दिन की छुट्टी आपको मिलती है, 2 दिन की मिलती है, क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो ओनर देसी ओनर कह लें हाँ, कि वो होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ईद की छुट्टी देते हैं। अच्छा ठीक लेकिन है। यहाँ पर जो जितने भी दूसरे अमेरिकन बिज़नेस हैं, वो बिल्कुल आपको छुट्टी देते हैं। अच्छा, ईद के दिन की तो कोई रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता। ये ओह! यहाँ पर एक बड़ा अच्छा इवन स्कूल, कॉलेजेस में अगर आपके इम्तिहान भी पड़ जाते हैं, तो वो हुँ, इम्तिहान आप दोबारा दे सकते हैं, किसी और वक़्त दे सकते हैं, आपको हुँ, कोई नहीं रोक सकता। और कुछ स्टेट्स में ईद की छुट्टियाँ अनाउंस हैं, मतलब उस दिन स्कूल बंद होता है। तो अच्छा अब ठीक है। अमेरिका में एक अच्छी बात ये है कि ईद एक दिन ही ज़्यादातर एक दिन मनाई जाती है। यहाँ पे इतनी डिवाइड है नहीं। कभी-कभी अहले तशी हज़रात हैं या बांग्लादेश के कुछ वो हैं या वो कुछ हुँ, चाँद देखने के लिए तड़प रहे होते हैं, उनको हुँ, तकलीफ होती है, वो फिर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो ईद इधर-उधर कर देते हैं, लेकिन उनकी हुँ, तादाद बहुत ही कम होती है। अच्छा। तो वो लेकिन ज़्यादातर जो लोग 90% जो लोग हैं, एक ही दिन ईद हुँ। मनाते हैं। ठीक है। यहाँ वो मसला नहीं पाकिस्तान की तरह के जो पोपलज़ई ने देख लिया पहले और बाकियों ने देखा बाद में, 1 दिन पहले मना ली गई और 1 दिन बाद मना ली गई, तो वो वाला किस्सा यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी इस्लामी ऑर्गनाइज़ेशन है, वो अब गवर्नमेंट के साथ उन्होंने अपना एक वो किया हुआ है। तो अब वो ठीक। मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर कई जगहों पे ये भी अनाउंसमेंट हो गई है कि आप अज़ान दे सकते हैं बाआवाज़ बुलंद। मतलब हुँ, लाउड स्पीकर पे अज़ान भी दे देते हैं, क्योंकि हुँ, नेबरहुड ने इजाज़त दे दी है। यहाँ पे हुँ। नेबरहुड्स के बड़े जो हमारा मज़हब है ना कि जी अपने बिल्कुल, बराबर को वो ये रखो, तो लोग फ़ॉलो यहाँ करते पर हैं। हाँ, तो हाँ, अमेरिका के अंदर हमें तो यहाँ पर मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में इस्लाम की प्रैक्टिस उस तरह नहीं होती जितनी अमेरिका के अंदर होती है, जितनी आज़ादी इस मुल्क में ने दी है हमें, लेकिन हुँ, उसने कंट्रोल रखा है, आप कानून नहीं तोड़ सकते। सही। आप कोई ऐसी हरकत किसी को दिल दुखाने वाली हरकत नहीं कर सकते। आप मस्जिद में बैठ के जो है, वो किसी दूसरे फ़िरके को गालियाँ नहीं दे सकते। अगर हुँ, कंप्लेन हो गई, तो फिर हाँ, आपकी ना मस्जिद रहेगी, ना आप रहेंगे। तो ये हुँ, सख्तियाँ हैं, लोग इनको पता है, मुल्लाओं को भी पता है कि यहाँ पर हम ये गड़बड़ नहीं कर सकते, तो वो भी कंट्रोल में रहते हैं। हुँ, पाकिस्तान के अंदर तो काफ़िर बनाना इज़ पीस ऑफ केक कि जी आपने बस ज़रा कुछ कहा और आपने ठक से काफ़िर का धब्बा लग जाता है आपके ऊपर। हुँ, और लगा कौन रहा है? एक दूसरा मुसलमान। ये हाँ। सबसे अफ़सोस की बात है कि कोई लग कोई सबूत भी नहीं है और उसके साथ कोई सबूत भी नहीं होते क्योंकि सिर्फ़ कहा था और किसने सुना, किसने देखा, इसका कोई सबूत नहीं होता, मैं कोई भी भी चीज़ नहीं आपको होती। क्योंकि पाकिस्तान में हैं,
यहाँ पे रिफ्यूज़ किया एक यहाँ के जो मीडिया, सोशल मीडिया के लोग हैं पाकिस्तानियों ने कि हुँ, अभी इंजीनियर अली मिर्ज़ा पे कत्ल का फ़तवा एक साहब ने दे दिया था। लोगों हुँ, ने रिफ्यूज़ किया उसको कि तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम किसी को कत्ल का फ़तवा दे दो। अगर तुम्हें किसी की बातें पसंद नहीं हैं, तो हुँ, तुम कोर्ट जा सकते हो, तुम उसको सुनना बंद कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा राइट नहीं है कि तुम जो है वो कहो कि जनाब इसको कत्ल करना चाहिए और अगर हुँ, जो कत्ल करेगा मैं उसको 5 लाख दूँगा। लेकिन ओहो! पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी बेशर्म है कि उस मुल्ला को बिहाइंड द बार होना चाहिए, क्योंकि वो तशद्दुद सिखा रहा है लोगों को। हुँ, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये जो होते हैं ना कि जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वो लोग छुट जाते हैं जो कि फैसिलिटेटर्स होते हैं। वो हुँ, वो लोग खतरनाक होते हैं जो कि इन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, चाहे वो कानून नाफ़िज़ करने वाले कर रहे हों कि जी वक़्त पे इनको आज़माएँगे, वक़्त पे इनको ये करेंगे, चाहे गवर्नमेंट जो है इन मज़हबी शिद्दत पसंद तंज़ीमों को अपने साथ लेके चलती है। तो उन हुँ। लोगों को भी चाहिए कि अगर आपने समझना है कि पाकिस्तान को जो है वो इस्लाम का किला बनाना है, तो अभी तो 1% भी किला नहीं बना, क्योंकि आप मुसलमान का दुश्मन है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। सही, ठीक। आसिम साहब जाने से पहले क्योंकि बस लास्ट आपसे बात ये करेंगे कि जाने से पहले कोई अगर मैसेज देना चाहें? बस मैं आखिरी मैसेज मेरा लास्ट मैसेज प्रोग्राम का यही है कि कराची और जो बड़े शहर हैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे जो यंग टीनेजर्स हैं, वो किसी पार्टी में जाने के बजाय अपने फ्यूचर पे तवज्जो दें। थोड़ा-सा पढ़ें, लिखें, हुँ, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखें। आज यूट्यूब या ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि आपको किसी किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हुँ, जो सियासी पार्टियाँ होती हैं, ये सिर्फ़ आपके बलबूते पर ये वो तमाम सिस्टम गंदा सिस्टम चला रही होती हैं, आपके बलबूतों पर। क्योंकि आप उनके वो एक-एक करके वो आपको तोड़ते रहते हैं, कहीं आप उनके लिए मार खाते हैं, कहीं आप उनके लिए जेल जाते हैं, कहीं आप उनके लिए जान दे देते हैं। तो कोशिश करें कि इन सियासी जमातों से थोड़ा-सा हटें, इनके दरमियान ना आएँ, एजुकेशन हासिल करें और इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जाके अपनी फैमिली के लिए रोज़ी कमा सकें, क्योंकि ये मुल्क जो है ना, आपको ना तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, ना आपको जॉब दे रहा है। किसी भी किस्म का आपको लगता नहीं है कि किसी भी एजुकेटेड बंदे को जो कि डिज़र्व करता है, उसके लिए बिल्कुल ये मुल्क इस वक़्त जो है काम नहीं कर रहा है। तो आपने तो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो कोशिश करें दुनिया में सैकड़ों और ममालिक हैं, वहाँ जाएँ और अपने मुल्क के लिए जो है कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। जब तक के ये हुक्मरान चोटें खा-खा के 100, 50 और 500 साल में सीधे नहीं हो जाते। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फ़ेसबुक को पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हों, हमारे लाइव शोज़, प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी न वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।